लेकिन देखो यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी चाहता है कि मेरा जो कैंडिडेट है सेलेक्ट होकर के वो एक्सपर्ट नहीं चाहिए, उसको एक्सपर्ट नहीं मांगता है वो, कि आप बहुत बड़े स्कॉलर हो या विद्वान हो, उसको कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा फंडा है, उसको आपके एक्सपर्टीज से कोई लेना देना नहीं है। आप जो कुछ भी जाएंगे वहां पे वो आपको ट्रेनिंग देगा, सिखाएगा, बस वही करना है। और करना क्या है, आपको स्वविवेक से कुछ करना भी नहीं है, ऊपर का जो आदेश आएगा बस उसी को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो अब यूपीएससी क्या मांगता है आपसे, क्या डिमांड है उसका? डिमांड ये है कि भैया आप सामान्य स्टूडेंट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट नहीं है। लोक प्रशासन में ये है डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड एक टॉपिक है, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। आप लोग पता नहीं, लोक प्रशासन थोड़ा बहुत जानते होंगे, सुने होंगे, तो जान लीजिए। वहां पे एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। यानी कि आप जो अधिकारी बनते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सामान्य प्रशासक हैं, जिसमें यूपीएससी आपसे सामान्य योग्यता की अपेक्षा रखती है। आप सिंपल ग्रेजुएट हो, बस उसके आगे आप क्या हैं क्या नहीं है कोई मतलब नहीं रखता है। तो इसीलिए आपसे ये उम्मीद करता है कि आप ग्रेजुएट स्तर तक सभी विषयों के जानकार हो, बस मैक्सिमम ग्रेजुएट स्तर तक आप सभी विषयों का सामान्य जानकारी रखते हो। इसमें भी आपके ये नहीं कि ऑनर्स किए हैं या कोई विशेष, उस सबसे उसको कोई नहीं। सामान्य ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट होता है वो आप समझ करके रखिए। विशेष करके ह्यूमैनिटी का पेपर, ह्यूमैनिटी का जितना भी, मानविकी का जितना भी पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बस आप इतना जान करके रखिए, उसके पास जाइए। अब वो क्या करेगा, ये तो फंडामेंटल हो गया, या आप कह सकते हैं आधारभूत। ये आधारभूत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब दूसरी बात कहता है भैया आपको मार्केट में रहना है, हमेशा फील्ड में रहना है, लोगों से आपका हर दिन जुड़ाव होगा, 24 घंटा आप लोगों के लिए हैं, क्योंकि आप लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। देन आपको लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जितने भी परिवर्तन और चेंज है, इसके बारे में आप जानकारी रखिए। सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो नित्य नवीन परिवर्तन हो रहा है उस पे भी आप निगाह रखिए। तो ये इसलिए कहता है ताकि आप कुछ अतीत को भी जानिए और वर्तमान का भी अपने, गुड इवनिंग, वर्तमान का भी समावेश करते रहिए और इन दोनों का सामान्य मिश्रण करके आप एक सिंथेटिक बना लीजिए। कुल मिलाजुला करके आईएएस ऑफिसर एक सिंथेटिक वर्जन है और कुछ भी नहीं है। वो ये तो हम समझ गए, तेरा आवाज सुन करके समझ गए। तुम वास्तविक पीड़िता जो है ना तुम ही है। पड़ोसी नहीं, हम पीड़िता बोले, पीड़ित। तू जब भी आती है एकदम पड़ोसी है। तो हम ये बता रहे थे कि आईएएस क्या मांगता है। तो आपसे आईएएस एक्सपर्टीज नहीं उम्मीद करता है कि आप एक्सपर्ट हो बहुत बड़े, कुछ जरूरत नहीं है आपको आईएएस की तैयारी करते समय इन फंडामेंटल को क्लियर रखिए, जिसके लिए आप कुछ स्टैंडर्ड बुक चुन लीजिए। तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट, वो भी पुराना वाला, और कोई मत पकड़ो। एनसीईआरटी जितना कम किताब पढ़ोगे उतना अच्छा है, बच्चा पहले बता देते हैं। वो क्या जरूरी है, वो सब उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, दिमाग फालतू का किताब जमा होगा, कोई मतलब नहीं रखता। टीएन बोर्ड पढ़ो, चाहे आईएसओ वाला पढ़ो, चाहे ये पढ़ो, कोई मतलब ही नहीं है। सब सजेस्ट कर देंगे, वही उसी पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक बेसिक एनसीईआरटी पकड़ लो। एनसीईआरटी इसलिए ताकि सामान्य समझ आपकी विकसित हो जाए हर एक चीज। एनसीईआरटी बहुत गुड बुक है, ऐसा नहीं उसको हल्के में मत लीजिए। भले उसमें फैक्ट नहीं है, लेकिन उसका लाइन, हर एक लाइन अपने आप में मजेदार है। अगर वो उससे ज्यादा और स्मार्ट बनना है, देन इग्नो का बुक पकड़ लो। अगर आप इग्नो कमांड कर लेते हो तो उसके अलावा आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इग्नो पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, दिक्कत यह है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इग्नो डाइजेस्ट नहीं होगा। उतना नीड है, वो स्मार्ट लोगों के लिए है। अब जैसे हम लोग इग्नो का यूज करते हैं, हाँ ऑप्शनल है तब,
तो हम लोगों को जरूरत पड़ता है तो हम लोग सीधे इग्नो ही थोड़ा सा ले लेते हैं, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक मन किया। नहीं तो आप लोग के लिए सबसे इग्नो का क्या होता है? गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, इग्नो का कौन सा बुक होता है? हाँ, एक्सप्लेन हम एक्सप्लेन ये कर रहे थे कि तैयारी के दौरान कौन सा फंडामेंटल या कोई बेसिक बुक कौन सा पढ़ना चाहिए। जैसे आप लोग अभी बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, देन आपके लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी, और कोई बुक नहीं। आप आराम से 6 महीना में 4 बार 5 बार सारे पेपर का पढ़ लो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जिस दिन तुम्हारा किस किस सब्जेक्ट का भी नाम बता दें, बोलो। देखो अभी 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 आप, हाँ, अभी आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, अभी कुछ दिन आप एनसीईआरटी पढ़ के कमांड कर लो। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक तब जब आप एनसीईआरटी 4 बार पढ़ लोगे, तब एक बुक 4 बार, यानी एनसीईआरटी पर समझ आपकी पूरी हो गई हो। तब एनसीईआरटी में एनसीईआरटी लेवल का कोई क्वेश्चन बैंक अगर मिल जाता है, उसको प्रैक्टिस कर लो। ये इसीलिए जरूरी है कि जैसे आप जानते हो कि कहीं भी जाने से पहले आपको युद्ध में या कहीं भी एक्सरसाइज करना होता है, तो वो एक्सरसाइज है आपका। एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद फिर वहां पे टूर्नामेंट से पहले नेट प्रैक्टिस कीजिए। नेट प्रैक्टिस वो सब टेक्स्ट बुक है जो हम बताएंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ, हाँ बोलो। ओल्ड न्यू, ओल्ड तो उपलब्ध है, मिल जाएगा। लैपटॉप तो सबके पास होगा ना, आजकल तो स्मार्ट जमाना है यार, ये बहाना छोड़ दो, स्मार्ट जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन मोल। अच्छा, तो फोन पे कैसे पढ़ेगी? सर में दर्द हो जाएगा, फिर फोन में पढ़ेगी तो सर में दर्द हो जाएगा, इसलिए फोन हम रिकमेंड नहीं करेंगे। कैसे आईएएस बनेगी? इतना सुविस्ता भी नहीं कर पा रही है तू। थोड़ा सा कंप्रोमाइज तो कर। हाँ, कर सकते। गुड इवनिंग एवरीवन। स्वीटी, यूट्यूब से ठीक है। तो क्या हुआ? हाँ, यूट्यूब में कोई चैनल है, बहुत सारा चैनल है यूट्यूब में। अरे आजकल सब कुछ मिलता है, थोड़ा सा स्मार्ट तो बनो, सब कुछ उपलब्ध है। कोई बुक का बहाना मत करो। अगर आप जाओगे तो ऑनलाइन अमेजन, तो अमेजन रेडियो क्या, फ्लिपकार्ट और कौन कौन सा आजकल सब मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, लेकिन वो पढ़ लेना है, कम से कम 2 बार 4 बार पढ़ लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद फिर जो एक टेक्स्ट बुक पढ़ना है, उसके बाद बस एक से ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पूछते हैं? नहीं, उस समय तक जब इंटरव्यू में पहुंचेंगे तब तक आप इतने परिपक्व हो गए होंगे। हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं जो आपको नहीं पता होगा। देखो, एक बात समझ लो आप लोग, फंडामेंटल बुक जो है एकदम, मेरी बात सुन, कम से कम हाँ, सब निपटना पड़ेगा। देखो, आईएएस की तैयारी में बहुत सारा चैलेंज आएगा। अभी आपको, आप चलते तो रहो, बहुत सारा चैलेंज आएगा। तब तक आप लोग इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि ये सवाल ही आपके मन में नहीं उठेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं इतिहास की। हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, राजनीतिक विकास किसकी? मुगलों की। ठीक है,
हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास पढ़ रहे थे मुगलों के। अब ये राजनीतिक विकास कई चरणों में हुआ है। एक चरण हमने देखा बाबर का, दूसरा देखेंगे फिर हुमायूं का। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट इससे सवाल पूछेगा ही, लेकिन जब तक से आप इसके पूरे सीक्वेंस को नहीं समझे रहेंगे तब तक से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा। फिर उसी तरह से हम लोग जहांगीर का देखेंगे, कहीं कहीं से सीधे सवाल भी पूछा जा सकता, शाहजहां का, म्यूट ऑफ कर लो, फिर औरंगजेब का। ये लास्ट हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा औरंगजेब तक। यानी कि मुगलों का अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री जानना है तो आपको यहां तक जानना है। उसके बाद ये पतन डाउनफॉल में चले जाते हैं। ये जैसे फर्रुखसियर कुछ दिन करता है कोशिश, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल। तो मेन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट या साम्राज्य का विस्तार हुआ वो आखिरी औरंगजेब तक। तो हमको पॉलिटिकल डेवलपमेंट इसका पढ़ना होगा, जानना होगा। इसके जानने से हमें कई ऐसे चीजें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको यहाँ पे पॉलिटिकल चीजें ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे कई ऐसे इनिशिएटिव देखने को मिलेगा जो पॉलिटिकल से ही डिसाइड हुआ है, राजनीति से ही डिसाइड हुआ है। आप समझ लो एक बात, जब तक से किसी भी राज्य में स्थिरता नहीं होगी, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक उसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, इन सबों में कोई सकारात्मक परिवर्तन कदापि नहीं हो सकता है। इसीलिए राजनीतिक स्थिरता किसी भी राज्य के लिए जरूरी है। और राजनीतिक स्थिरता जब तक से नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा, तब तक से वो मुल्क हमेशा अस्थिर रहेगा। जैसे अभी के संदर्भ में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखो, ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी भी देखना होगा उसको आपको। जो आज से मुगलों के समय में हुआ था, मुगल काल में हुआ था, उसको गूगल काल में आपको अनुभव करना होगा। यानी मुगल काल के अनुभव को गूगल काल में इंप्लीमेंट करना होगा। कैसे? सपना अपना माइक ऑफ कर लो, नहीं तो हम म्यूट कर देंगे, इधर से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगी फिर। हाँ, तो आपको ये जानना होगा। जैसे आज भी आप देखे होंगे कि जिस स्टेट में या जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होता है, देन वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उनका ग्लोबल आइडेंटिटी भी प्रभावित हो जाता है, उनको वर्ल्ड कम्युनिटी में उतना वैल्यू नहीं मिलता है। लेकिन जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, कल्चरल चेंज और डेवलपमेंट भी होगा, सोशल इंटीग्रेशन होगा, सब कुछ होगा अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो। जैसे अभी के संदर्भ में एक रिसेंट न्यूज देख लो, अभी आपका उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट लाया गया है, शायद 50,000 करोड़ का। भारत का सबसे ज्यादा इन्वेस्ट, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहां पे रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, तुरंत एकदम निर्णय होता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मस्ट है। अब भैया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कौन लाएगा? यहाँ पे अकबर लिख लीजिएगा, जहांगीर से पहले, थोड़ा सा छूट गया है, भूल गए थे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमको देखना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो कल्चरली साउंड होगा, सोशल इंटीग्रेशन होगा, सब कुछ होगा, सामाजिक एकीकरण, सांस्कृतिक विकास और उत्थान, आर्थिक समृद्धि, सब कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे निर्भर करता है। इसीलिए पॉलिटिक इतिहास में हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, राजनीतिक इतिहास ही पढ़ते हैं। राजनीतिक इतिहास यानी राज्यों का सृजन, उनका प्रशासन, उनका स्थायित्व, इन्हीं सब विषयों पर हम लोग बात करते हैं। अब चलिए देखते हैं, हम लोग बाबर को देख चुके हैं कि भैया बाबर बहुत कोशिश किया था, लेकिन बाबर की कुछ गलतियां बेचारा हुमायूं को भुगतना पड़ा था। और हुमायूं क्या किया, क्या हासिल किया, क्या खोया, यानी क्या पाया, क्या खोया राजनीति के क्षेत्र में, उसकी बात करते हैं। आपको तब यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति समझ में आएगा। यानी कि 1530 से लेकर के 56 तक का भारत का पॉलिटिक्स कैसा था, क्योंकि यही पॉलिटिक्स डिसाइड करेगा भारत किस दिशा में जाएगा। आज भी देख रहे हैं, सरकार बदलता है तो सब कुछ बदलने लगता है, सरोकार बदल जाता है, आपका फॉरेन करेंसी रिजर्व, आपका सोच बदल जाएगा, जीडीपी खोजने लगेंगे आप तुरंत, जीडीपी क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम का क्या स्थिति है, एसडीआई क्या है,
जीआईआई क्या है, तुरंत ये सब तुलना करने लगेंगे और बार बार सरकार को उसी मैटर पर घेरेंगे भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जानना जरूरी है। आइए चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने हुमायूं के समय में। अब बच्चा ये हुमायूं बेचारा, इसको हम बेचारा कहते हैं, ये मुगल वंश का राहुल गांधी है, बस यही समझ लो एक लाइन में। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं अभी दिखाएंगे। मुगल वंश का ये राहुल गांधी है। क्यों है? क्योंकि ये अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है, लेकिन इसका जो फितरत है, किरदार है उसके अंदर का किरदार, वो किरदार के वजह से हार जाता है। जितना दृढ़ता व्यक्तित्व में बाबर का था उतना इसमें नहीं है। यानी ये आईएएस का एस्पिरेंट नहीं है, ये पीसीएस का एस्पिरेंट है। ये पीसीएस निकाल सकता है, आईएएस नहीं निकाल सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, बात करते हैं। चलिए हुमायूं को देखते हैं। समझ में आया यहां तक हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हुमायूं एक ऐसा, सबसे पहले तो इसका व्यक्तित्व को जान लो। जैसे ही किसी भी व्यक्ति को या किसी राजनीति को समझना है कि भाई जिसका नेतृत्व है राजनीति में, सत्ता में, तो सबसे पहले आपको उसका व्यक्तित्व देखना पड़ेगा। व्यक्तित्व से ही उसका व्यवहार का पता चलेगा ना, कि वो क्या फैसला लेगा, क्या निर्णय लेगा, कौन से नीति अपनाएगा। तो सबसे पहले हमको इसका व्यक्तित्व देखना है। तो ये बेचारा बहुत मासूम बच्चा है, मासूम है, इनोसेंट है। इनोसेंट इसलिए है क्योंकि अपने पिता का सबसे दुलारा है। ये समझते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये अपने पिता का दुलारा है। चार भाइयों में से सबसे प्यारा बच्चा यही है अपने माता पिता का। बाबर, इसकी जो बहन है गुलबदन बेगम, ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, गुलबदन बेगम अपनी पुस्तक में हुमायूं नामा में, याद रखो हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम कहती क्या है कि जो बाबर भारत में साम्राज्य स्थापित करने का कोशिश किया है वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ हुमायूं के लिए किया है। उसको हुमायूं से इतना लगाव है। तो ये पिता का बड़ी दुलारा बच्चा है और बहुत ही मासूम है। किसी का माई कौन है, कब आप लोग समझदार होंगे। अमन अपना माइक ऑफ कर ले बच्चा, नहीं तो म्यूट कर देंगे इधर से, फिर कुछ पूछ नहीं पाएगा। तो अपना अपना माइक ऑफ रख, ऑडियो ऑफ रखिए आप लोग, जब पूछना हो तो पूछिएगा। तो बड़ी दुलारा बच्चा है बेचारा, मासूम भी है। और इसके पिता जो भी साम्राज्य बनाए या विरासत बना रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, क्योंकि इस बात को स्वीकार किए हैं गुलबदन बेगम ने भी। अब ये अपने आप में सवाल है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्यारा था, मासूम था, दुलारा था। तो जब आप किसी बच्चे को ज्यादा दुलार करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, तो वो बिगड़ता भी है। भले ही घर में सराफत से रहे माता पिता के सामने, लेकिन बाहर जरूर बिगड़ेगा। ये भी बिगड़ैल था। किस तरह का बिगड़ैल था? तो इसको 3 चीज का लत था। एक तो अफीम चाटता था, अफीम खाता था बहुत, ओपियम का सेवन करता था। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, इधर लिख देते हैं। तो सबसे पहला बैड हैबिट था, अफीम खाता था। क्या हुआ? समझाएंगे। पहले अभी व्यक्तित्व के बारे में सिर्फ बता रहे हैं, सब समझाएंगे। पहले इसका व्यक्तित्व समझने में क्या दिक्कत है, वो कैसा बनना है पहले ये तो जान लो, तभी तो सब कुछ समझ में आएगा। जब तक से किसी व्यक्ति के किरदार को नहीं समझोगे तो उसके व्यवहार को कैसे समझोगे। तो इसका किरदार समझ लो, एक कैसा आदमी है, तब न क्या करेगा। आपको आधा समस्या यही समाधान हो गया है इतिहास का, इसका राजनीतिक इतिहास। तो सबसे पहले तो अफीम खाता है, आराम से सुनो, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, शराब का भी उतना ही शौकीन है, अफीम भी चाटता है, शराब भी पीता है। माइक ऑफ कर लो अपना, यस सर नो सर कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि ये इसको अपना अधिकतर समय हरम में बिताने का भी आदत है, हरम में भी बिताता है। हरम में यानी कि समझ लो कि अय्याशी करने का भी आदत है। तो ये इसका व्यक्तित्व है। और दूसरी ओर ये तो माता पिता का दुलारा है, मासूम है, नशेड़ी भी है। तीसरी ओर क्या है कि ये सब बैड हैबिट होते हुए भी किसी का माई कौन है, किसी का माई कौन है,
कौन ऑन करके रखा है अपना? प्राची, प्राची शर्मा। चलो हम इधर से म्यूट कर देते हैं। अब जो ऑन करके रखेगा उसका हम म्यूट कर देंगे। तो ये बैड हैबिट होने के बावजूद भी इसमें एक बड़ी अच्छा चीज था, वो अपने परिवार के लिए हमेशा चिंतित रहता था। वो अपने राज्य खोने के लिए भी, राज्य को भी हमेशा दांव पे रखता था, अपने विशेष करके भाइयों के लिए। 3 भाई और थे इसके, अस्करी, हिंदाल और कामरान। तो तीनों भाइयों पर जान छिड़कता था। तो आप कह सकते हैं कि परिवार को लेकर के ज्यादा संवेदनशील था। कौन महानुभाव है? तो माइक ऑन करके रिपीट कर रही है। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या था अब इसकी वजह से क्या था इसमें दिक्कत? इन व्यक्तित्व में इस तरह का अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है तो समझ लो कि वो दृढ़ निश्चयी कभी नहीं हो सकता है आज के जीवन में भी। इसीलिए हम राहुल गांधी, ये सब कैरेक्टर राहुल गांधी में भी है। राहुल गांधी भी कभी कभी मलेशिया चले जाता है, ये हरम में जाता है, ये मलेशिया चले जाता है, ये इटली चले जाता है, ये भी चले जाता था हरम में। जहां युद्ध का मोर्चा उधर सजा हुआ है, अवसर है, माहौल गर्म है, जाके हिट करें तो जाकर के हरम में बैठा हुआ अय्याशी कर रहा है। अब इस तरह का अगर व्यक्तित्व किसी के पास है तो उससे कोई विशेष उपलब्धि की अपेक्षा मत कीजिए। हुमायूं का टोटल चरित्र या व्यक्तिगत विशेषता, व्यक्तित्व का विशेषता, ये आप देख लीजिए, यही है। अब इसका प्रभाव उसका आने वाला पॉलिटिकल कैरियर पर पड़ने वाला है। अब समस्या ये है कि ये जिस समय सत्ता में आया है उस समय इसका भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम का कोई चीज ही नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब होता कौन, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप लोग खाली मजा लो ना। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब होता, क्या बता रहे थे, हाँ, ये सब बीच बीच में मत लिखा करो तुम लोग, नहीं तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक फ्लो बनता है, बोलते बोलते फ्लो बनता है, वो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, मैं भूल नहीं गया, ह्यूमन एरर है ना, हम भी तो आदमी ही है ना। तो एक धारा बनता है, नहीं हम भावुक नहीं हुए हैं, एक धारा बनता है किसी चीज का, तो तुम लोग इधर उधर करने लगते हो। चलो ठीक है, हम क्या बता रहे थे फिर से याद आ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, ये कह रहे थे कि अगर जब तक से आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, आपके व्यक्तित्व में ही स्थिरता नहीं है, अगर तो व्यक्तित्व में अगर स्थिरता नहीं है, आप विचलित वाला माइंड का या मनचले टाइप के हैं, तो आपका कोई भी काम कैसे दृढ़ होगा, कैसे आपका फैसला कैसे ये होगा, सटीक होगा, पता चलेगा उसमें भी उसी तरह की फितरत होगी। इसीलिए व्यक्तित्व सबसे पहले, अगर किसी चीज पर विजय करना है तो अपने व्यक्तित्व पर, अपने जीन पर, जीन कहने का मतलब इंद्रियों पर, इसी को विजित करके जैन महावीर जैन बन गए, जिनेंद्रिय बन गए ना, अपने जीन पर या अपने इंद्रियों पर विजय पा करके। तो सबसे पहले सफल होने के लिए चाहे किसी भी फील्ड में आपको अपने इंद्रियों पर विजय पाना पड़ेगा। और इस पर इसका नियंत्रण नहीं था बेचारा का। मन करता था कि चलो अफीम चाट लिया जाए तो अफीम चाटने लगता था, मन करता था चलो शराब पी लिया जाए, शराब पी लेता था। लेकिन अब दिक्कत यह था बेचारा के पास कि समस्याओं का पहाड़ था इसके पास। जब बाबर मरा तो इसके पास बेचारा क्या उत्तराधिकार में या सक्सेसर के रूप में सिर्फ और सिर्फ चैलेंज ही मिला, चारों तरफ चुनौती ही चुनौती। अब एक तो बेचारा इस व्यक्तित्व का, जैसे राहुल गांधी का व्यक्तित्व का, और चुनौती सामने खड़ा है विराट नरेंद्र मोदी का, योगी का, इस तरह के व्यक्तित्व खड़ा है जो दरी बिछा करके, झाड़ू लगा करके और पता नहीं क्या क्या करके उस मुकाम पे पहुंचा है। तो उसके पास अनुभव है स्ट्रगल करने का, उसके पास अनुभव है संघर्ष करने का, और आपके पास एयर ड्रॉप किए हुए हैं,
तो अब कहाँ से टिकेंगे भैया उसके सामने। हाँ, उसके अगर नरेंद्र मोदी की जगह दूसरा कोई रहता उसी के लेवल का, अखिलेश यादव या कोई दूसरा, तो थोड़ा सा टक्कर भी ले सकता था। अब ये विराट पुरुष खड़ा है और आप एयर ड्रॉप हैं, तो इसके साथ भी बेचारा के साथ वही है। व्यक्तित्व है राहुल गांधी का और चुनौती है शेर शाह जैसा व्यक्ति, जो शेर को भी मारा है, जो शेर को मार करके शेर शाह बन गया। एक बिहारी से पाला पड़ गया। अब तुम अफगानी या इधर बिहारी, तो कहा जाता है सर। चल, हम लोग दिल्ली में जब पढ़ते थे, जब हम जेएनयू में थे, तो हम लोग बहुत मजा लेते थे। हम भी बिहार के हैं, तो बिहारी होने के बाद भी हम लोग बहुत मजा लिया करते थे। तो अब बिहारी से पाला पड़ा है भैया। अब बिहारी वैसा बिहारी है जो शेर पे विजय हासिल किया और शेर शाह की उपाधि लिया। इसीलिए इसके सामने चुनौतियों का अंबार है। अब चुनौती क्या है बेचारे के सामने? सबसे पहले चुनौती, एक व्यक्तित्व आपने देख लिया। अब ये व्यक्तित्व से इस चुनौती को निपटना है। इस ढीला ढाला व्यक्तित्व से इस चुनौती को निपटना है। कैसे निपटेगा? चुनौती क्या क्या है? तो सबसे पहला चुनौती तो यही है कि जो पिता उसको विरासत में दे करके गए हैं वही सब। पहला चुनौती तो यह है कि इनका जो राज्य या साम्राज्य बना, उसमें सक्सेसर का कोई सिद्धांत ही नहीं था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। जैसे हर एक मोनार्किकल स्टेट में जिस पर किसी कल्चर का या किसी धर्म का प्रभाव होता है, उसमें स्पष्ट निर्देशित होता है कि पिता के बाद जो दायित्व निभाएगा वो बड़ा पुत्र निभाएगा। ये क्लियर होता है। आज भी कहा जाता है कि पिता के बाद घर का बड़ा पुत्र ही सबका गार्जियन होता है। तो यहां पर कोई सक्सेसर या उत्तराधिकार का वैधिक व्यवस्था नहीं था। उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। नियम का अभाव सबसे पहला चैलेंज तो इसके सामने यही है। दूसरा समस्या यह है कि इसके पास उत्तराधिकार का निश्चित नियम नहीं है। तो क्या समस्या होगा ये भी बता ही देते हैं यहीं पर। उत्तराधिकार का निश्चित नियम नहीं होने के वजह से दिल्ली की सत्ता पर, थ्रू मैप आप लोगों को दिखाते हैं, ज्यादा बेटर होगा। मान लो ये इंडिया है। अब ये बेचारा आगरा में बैठा हुआ है। आगरा इनकी राजधानी है, ये है दिल्ली। इनको सत्ता पे बैठा दिया गया है। बैठा तो दिया गया है, लेकिन चैलेंज अपार है। चैलेंज ये है कि उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है, क्या कोई निश्चित नियम नहीं है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि इनकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है कि आप ही क्यों गद्दी पर बैठिएगा। लेकिन बाबर मरने से पहले, आपको पता है बाबर की मौत इसी की वजह से हुई थी। बता देते हैं, वो हालांकि वो सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। इसका तबीयत जब खराब हुआ था तो बाबर आपको बोले थे कि वो जाना चाहता था काबुल, और वहां से अपना बदखंसा जाना चाहता था, अपने मादरे वतन। लेकिन इसका तबीयत खराब हो गया आगरा में, तो उसके वजह से वापस आ गया। वापस आया तो उसने खुदा से मांगा कि या खुदा मुझे बीमार कर दे, मेरी जान ले ले, इसकी तबीयत ठीक कर दे। ये ठीक हो गया और वो बीमार हो गया और मर गया। ये फैक्ट है। ये बात गुलबदन बेगम लिखी है अपनी पुस्तक हुमायूंनामा कि ऐसा हुआ था। अब ये बेचारा, लेकिन ये बाप का बहुत बड़ा भक्त था, परिवार को समझा, संवेदना था। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर का जो एक्स फैक्टर था, जो अय्यास फितरत था, वो बना ही रहा था। तो इसलिए जब उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, तो इसको हमेशा चुनौती मिलता रहा। किससे? अपने भाइयों से, अपने फूफा से। फूफा कह सकते हैं, हाँ, फूफा जी से। इनसे हमेशा चुनौती मिलता रहा कि भाई तुम ही क्यों सत्ता पे बैठोगे, हम बैठेंगे। आप समझ लीजिए, ये परिवार का झगड़ा शुरू हुआ। परिवार का झगड़ा जब हो जाता है व्यक्ति में, किसी व्यक्ति बाहर जीत करके आ जाइएगा, लेकिन परिवार में हार जाइएगा। हमेशा बेचारा अपने भाइयों की वजह से ही हारा है। जितना ही अपने भाइयों पर जान छिड़कता था, भाई उतना ही नकारा
नाकाबिल थे, हमेशा दुश्मन से मिल जाते थे इसको हटाने के लिए, इसको मारने के लिए, कैद करने के लिए, लेकिन हमेशा ये बेचारा क्षमा कर देता था क्योंकि इनोसेंट था, भोला वाला था। जैसे राहुल गांधी है, उसके साथ उसको पता है कि उसके आसपास का चाटुकार लोग उसका भला नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी बेचारा वैसा ही फितरत का है, उदार प्रवृत्ति का है। तो इसके वजह से उत्तराधिकार का नियम नहीं था निश्चित मुगल साम्राज्य में, तो इसके वजह से बेचारा हमेशा इसको अपनी सत्ता को लेकर के चिंता बनी रहती थी। यहाँ से पता चला, आगरा से गया बंगाल, तो पता चला कोई भाई आकर के यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करा लिया है, सुल्तान बन गया है। इधर गया गुजरात, तो पता चला कामरान आकर के इधर आदर्श, ये अचानक क्यों माइक ऑन कर लिया था? माइक ऑफ रखा करो, ठीक है। तो सबसे पहला चुनौती तो उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव था, और इस हम बताएंगे, सब बताएंगे। तो इसकी वजह से बेचारा ये परेशान रहता था कि कैसे निपटा जाए। ये सामान्य समस्या पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ये तब आपको एक एक करके नाम भी बताते चलेंगे। अब दूसरी समस्या क्या है इसके सामने? दूसरी समस्या है धन का, पैसा का। धन भी नहीं है। अब बाबर जब तक था तो बाबर बाहर से आकर के भारत में सत्ता स्थापित कर रहा था, तो बाबर के साथ उसके जो मिर्जा या आप कह सकते हैं अमीर या नोबल्स जो लोग थे, वो पैसे पे ही बिकते थे। तो बाबर जितना भी लूटता था जहां भी, वो सब सैनिकों में और अपने अमीरों में बांट देता था, ताकि वो सब खुश रहे और उसका साथ देता रहे। इसकी वजह से मुगलों का खजाना हमेशा खाली ही रहा। जब छोड़ करके गया तो सिर्फ और सिर्फ नाम करके, नाम का ये बादशाह था, इसके पास कुछ बेचारा के पास था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बाबर लूटा चुका था। तो दूसरी समस्या जो इसकी थी, आप कह सकते हैं कि बाबर की वो यही था, सॉरी हुमायूं का, कि वो धन का अभाव था। तीसरा जो समस्या था इसका, वो था जो बाबर के साथ अमीर लोग थे। अमीर यानी कि कुलीन या नोबल्स। कुलीन मतलब समझ लीजिए वो ऐसे लोग, या नोबल्स ऐसे लोगों को कहा जाता था जो प्रशासन में उच्च पद रखते थे और जो सत्ता के भी दावेदार रहते थे। अवसर मिलने पर वो भी चौका मारने में तैयार रहते थे कि हमको अवसर मिले कि हम चौका मार दें। तो तीसरा जो था इनकी समस्या, कुलीनों का शक्तिशाली होना या नोबल्स का शक्तिशाली होना, इसके सामने ये समस्या है। ये जो कुलीन है इस समय के, उनका टाइटिल है मिर्जा। अब मिर्जा टाइटिल है तो स्वाभाविक है कि ये सब के सब उसी के कुल खानदान के होते हैं। और आप समझ लीजिए, खून के रिश्ता में सर्वाधिक खून बहता है, ये भी मिर्जा है। इनकी बाबर की हर एक औकात जानता है ये लोग, या आप उड़ करके कहां से जाएंगे, वो भी वहीं से आया है, आपके साथ ही साथ आया है। हमेशा अवसर में रहता है कि आपका पैर खींचे और आपके जगह पर हम बैठे। तो ये जो थे धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे और हमेशा हुमायूं को ब्लैकमेल करते थे कि ऐसे करो नहीं तो ठीक नहीं होगा, ऐसे करो नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो बाबर, हुमायूं के इर्द गिर्द के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, वो उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती था। अब एक और समस्या यह है कि इसकी जो सैनिक है ये भी उस तरह की नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सैनिक भी असक्षम हो गई है, दुर्बल हो गई है। सैनिक भी दुर्बल है। कैसे दुर्बल है? ये दुर्बल इसलिए नहीं है कि उसको वेतन नहीं मिल रहा है या लड़ने के लिए साधन नहीं मिल रहा है। दुर्बल इसलिए है क्योंकि बाबर के सेना में आप देखेंगे तो बाबर के सेना में हर एक कम्युनिटी का सेना था। जैसे उज्बेक भी थे, मंगोल भी थे, चगताई भी थे, अफगानी भी थे और हिंदुस्तानी भी थे। अब इतने वैरायटी के लोग सेना में हैं। अब इतने वैरायटी के लोगों को कैसे संभाल पाइएगा? आप में आपका व्यक्तित्व उतना समृद्ध होगा, उतना विविधता वाला होगा, तब तो हम लोग तो दो कम्युनिटी के लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं।
तो ये तो चार अलग अलग, वो सब के सब लड़ाका कम्युनिटी कैसे रहेगा। बाबर क्या करता था कि सबको धन देता था, धन दे करके बहला फुसला करके रखता था, क्योंकि वो जमीनी आदमी था, संघर्ष किया था, उसने संघर्ष से मुकाम हासिल किया था। और ये बेचारे राजकुमार थे, प्रिंस थे। तो प्रिंस और जो संघर्षशील आदमी है, स्ट्रगलर, दोनों में तो अंतर होगा ही। तो इसके वजह से बेचारा सेना पर इसका भरपूर नियंत्रण का विश्वास नहीं हासिल कर पाता था, न तो सेना इसको कभी अवसर पर पूरी तरह से मदद कर पाती थी। आप देखेंगे कि युद्ध हो रहा है, सेना भाग गई, चौसा के युद्ध में सेना भाग गया, बिलग्रामी के युद्ध में सेना भाग गया, ले ऐसा स्थिति हो जाता था इसका। अब क्या ये युद्ध लड़ेगा। तो बेचारा के साथ ये समस्या था, इस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहा था। और ये समस्या उसको जीवन भर बना रहा, 30 से लेकर के 55 तक हमेशा। एक और समस्या था इसका भाई। इसका भाई लोग, ऐसा भाई किसी को न दे, इतिहास में ऐसा भाई किसी को नहीं मिला है कि एक बार नहीं हर एक अवसर पर छला हो। इसीलिए इतिहास में कहा जाता है, हुमायूं के बारे में एक बहुत फेमस टर्म यूज किया जाता है, कोटेशन यूज किया जाता है कि बेचारा जिंदगी भर ठोकर खाया और मरा भी तो ठोकर खा करके। पुराना किला में ठोकर खा करके सीढ़ी से गिर करके मर गया था। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी भर बेचारा ठोकर खाया और ठोकर खा करके मर गया। समझ में आया। तीसरी जो चीज थी समस्या इसकी, चौथी, नेक्स्ट कौन सा बाबू? हाँ हाँ, उसके आगे क्या बोले थे, थोड़ा सा बताओ। अच्छा, हाँ, भाइयों की समस्या। भाई विश्वास पात्र नहीं थे भाई इसके। चारों के तीनों भाई वैसने थे, तीनों के तीनों बकलोल, दागाबाज, अपॉर्चुनिस्ट कह सकते हैं आप। अब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें उन लोगों में कोई काबिलियत था, इसी के बदौलत सब उछलता था। तीनों भाई, इसने सबको बना करके दिया, लेकिन बेचारा का बदकिस्मती, पीठ में छुरा घोंपने के लिए हमेशा तैयार। समझ लो कि ऐसा भाई इतिहास में किसी को नहीं मिला होगा। चौथी जो समस्या थी इसकी, जो मूल समस्या थी, जिस पर बाबर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि बाबर के पास टाइम नहीं था, बाबर बहुत जल्दी मर गया था। 1484 में बेचारा जन्म लिया और 1530 में मर गया। और इसकी आयु इस समय कितनी है? ये इसका जन्म कब हुआ? 1508 में। 1508 में जन्म हुआ, 1530 में सत्ता हासिल कर लिया, 22 वर्ष की अवस्था में। अभी के समय में गूगल काल के बच्चे 22 वर्ष में क्या करते हैं पता है? फ्री फायर, पबजी, इसी में व्यस्त है, और इसको सत्ता हासिल हो गया। और भी ऐसी सत्ता जो कांटों से भरी हुई है, जिसको चारों तरफ खाली चुनौती है। अब दूसरी समस्या इसके सामने है, नेक्स्ट, प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव या सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। अब बाबर के साथ दिक्कत यह था कि बाबर जब तक भारत में रहा तब तक विजय हासिल करने, युद्ध करने से उसको फुर्सत ही नहीं मिला। कहीं दूसरे जगह से आया था, भारत में उसको सत्ता स्थापित करना था, तो एक अफगानों से नियंत्रण करता था, तब तक राजपूत खड़े हो जाते, इधर राजपूतों पर लड़ता, तब तक इधर कोई सरदार खड़ा हो जाता। वो हमेशा युद्ध में ही उलझा रहा है। तो इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं बना पाया। और याद रखिए, क्यों हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है किसी भी सरकार को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आज ऐसे भी देख लीजिए, ऐसे एकदम रिसेंट प्रैक्टिकल देखिए। वर्तमान सरकारें प्रशासन में नित्य नवीन परिवर्तन ला रही है, नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। क्यों ऐसा कर रही है पता है? क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी, उनका जो प्रशासन में पकड़ था, वो उनको हमेशा मजबूत करता था।
इसीलिए कहा जाता है कि सरकारें आती हैं चली जाती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, वो बने रहते हैं, क्योंकि वही रियल में शासक होते हैं, वही रियल में सरकार होते हैं। तो मुगल आए यहाँ पर तो इनके पास अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा करने का मौका ही नहीं मिला। अपने लोगों को बड़े बड़े अधिकारी बनाने का, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का, लोगों से का विश्वास जीतने का, उनका भरोसा जीतने का, उनका समर्थन हासिल करने का, उनको सर्विस देने का, सुरक्षा देने का, ये सब करने का उनको अवसर ही नहीं मिला। रेवेन्यू कलेक्शन करने का, ये सब करने का उनको अवसर ही नहीं मिला बाबर को, क्योंकि युद्ध में ही बेचारा बेचैन रहा, भिड़ रहा। और जब तक से वो मजबूत नहीं होगा, जो रूट मजबूत नहीं होगा, तो आप कितना दिन तक ऊपर ऊपर रहेंगे। आप जीत करके गए, तब तक इधर लोग बगावत कर लिए, जाइए फिर से कब जाओगे, प्रशासक उन्हीं के साथ खड़ा है। तो दिल्ली सल्तनत का, लोदी का सल्तनत का, खिलजी का, तुगलक का, लोदी का, सैयद का, इन सबों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो लंबे समय तक रूल किए थे। देन उनका पूरा प्रशासनिक तंत्र विकसित था और वो उसका सपोर्ट करते थे। अब आप आए हैं बाहर से आकर के हुक्म दीजिए, हाँ हुजूर, हाँ हुजूर कर दिया, चले गए आप इधर अपना जनता के साथ, अपने अमीर के साथ मिल करके आपके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। तो हुमायूं के पास सबसे बड़ी समस्या यह था कि बाबर बेचारा कुछ प्रशासनिक संरचना विकसित करके नहीं गया था, और ये भी इसके लिए एक समस्या था। अभी हम सिर्फ और सिर्फ समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? हाँ, वेरी गुड। अब दूसरी ओर जो अस्करी, हिंडाल, कामरान, फूफा का भी नाम जानना है? वो सब आगे आएगा, हम लोग उसको, फूफा का भी नाम मेहंदी ख्वाजा था। कुछ मेजर नाम हम बताएंगे अभी जब शुरू करेंगे ना, जब हम शुरू करेंगे तो पहले एक किनारे सबका नाम ही लिखेंगे, ताकि उसको दिमाग में रख लेना तुम लोग। वो हमेशा उस पर, हाँ वो लिखेंगे हम, आप परेशान नहीं होना, हम दूसरे तरीके से थोड़ा सा पढ़ाते हैं, तो उसके लिए बेचैन नहीं होना। अब अरे बताएंगे, 1556 में मृत्यु हो गया। किसका मृत्यु पूछ रही है? हुमायूं का? हाँ, 56 में। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? बाबर